चलिए बात करते हैं आगे। इससे पहले पार्ट में हमने लगभग हाफ चैप्टर किया था। ये है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, कि ऑडिट प्लान का डेवलपमेंट कैसे हो, उसको हम कैसे स्टार्ट करें, बनाएं। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है, हम जब डिसाइड कर लेंगे कि हमें पूरा का पूरा ऑडिट कैसे करना है, तो उसको स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑडिट प्लान डेवलप करना पड़ेगा, ताकि उसमें जो भी हमारे वेरियस टाइप के मैटर्स जो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको एड्रेस कर पाए। तो हमारे को एक प्लान की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बिना ऑडिट प्लान के ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ, टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफिशिएंट यूज ऑफ द ऑडिटर्स रिसोर्सेज। देखिए, अब काम जो भी हमें करना है वो हमें अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से ही करना है। तो अवेलेबल रिसोर्सेज से हम अपने एम को कैसे अचीव करें, उसके लिए हमें एक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। तो हमें उसे प्लान को डेवलप करना पड़ेगा। तो क्लाइंट के बिजनेस को समझना पड़ेगा हमें कि बिजनेस कैसा है उसका। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑडिट प्लान डेवलप करने के लिए। जब तक आप किसी बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं है, आप क्या ही उसका ऑडिट करोगे, कैसे करोगे, ये कैसे पता चलेगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है, कैसे काम होता है उसके अंदर। इनफैक्ट विदाउट एडुकेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, प्रॉपर ऑडिट ही पॉसिबल नहीं है। ऑडिट प्लान को तो छोड़ो, अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है तो उसका ऑडिट प्लान क्या ऑडिट ही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ऑडिट करने के लिए ही पहले आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, फिर प्लानिंग भी के लिए भी चाहिए। तो इसलिए बिजनेस के बारे में जानना एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑडिट प्लान के लिए, ऑडिट के लिए भी, ऑडिट प्लान के लिए। ऐसे 300 है जो बताता है कि ऑडिट को एक ऑडिट प्लान बनाना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। नेचर, टाइमिंग्स एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो हम बिजनेस के बारे में जो रिस्क होता है उसको असेस करते हैं। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लांट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हमने जो प्लानिंग कर रही है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अपनाएंगे तो उसका क्या नेचर रहेगा, कब अपनाएंगे और कितना उसका एक्सटेंट रहेगा, ये हमें देखना है। साथ ही साथ ऑडिट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट असर्शन लेवल। हमने एक स्टार्टिंग में सोचा, फिर हम आगे बढ़े, आगे जा करके जो भी हमें सिचुएशन के हिसाब से उसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो हमें असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे एंगेजमेंट कंप्लायंसेस हो, जो भी हमारे ऐसे हैं उसके साथ। ऑडिटर प्लान्स what type of audit procedures are to be performed, their timing and how much work should be done taking the account sample size etc. तो प्लानिंग में हमें क्या पता लगाना है, कौन से प्रोसीजर अपनाने हैं, कब अपनाने हैं और कितने अपनाने हैं ना। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, तीन चीजें हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। ठीक है। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखिए ऑडिट स्ट्रेटेजी है कि हमें ये काम करना है, वो कैसे करना है ये प्लान में होगा। तो प्लान थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड में रहेगा। जैसे सपोज हमने सोचा कि हम जो है मुंबई जाएंगे घूमने के लिए। ये तो एक हमारा स्ट्रेटेजी प्लान मतलब हो गया ओवरऑल कि अभी हमें मुंबई जाना है। और मुंबई कैसे जाना है, कब जाना है, इसके लिए तो प्लानिंग जो होगी वो डिटेल्ड होगी ना। तो स्ट्रेटेजी एक बात है, वो इतनी डिटेल में नहीं होगी जितना डिटेल प्लानिंग में होगी, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करेंगे, टीम मेंबर परफॉर्म करेगी, कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कब करेगा, ये सारी चीजें प्लानिंग में रहेगी। ठीक है ना। तो ये पूरे ऑडिट के टाइम चलेगी और साथ ही साथ इसको हम डेवलप भी करते रहेंगे, बीच बीच में चेंजेस भी करते रहेंगे सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर
अगर अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस हमने पहले से ही सोच लिया कि हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अपनाने हैं, कौन से कब क्या करने हैं, प्लानिंग कर ली, लेकिन जब एक्चुअल में उन्हें लगाएंगे और अगर हमें लगेगा रिस्क ज्यादा है, गड़बड़ियां ज्यादा है, तो हमें उसे और इंक्रीज करना पड़ेगा. However, planning the nature, timing and extent of specific further audit procedure depends on the outcome of those risk assessment procedure. आप बताए सबसे पहले ये देखते हो कितना रिस्क है, इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, गलतियां कितनी कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अब अगर जब हमें वो पता चलेगा रिस्क असेसमेंट, हमने देखा कि कंपनी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो हमें उतना डिटेल आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऑडिट करते हुए. और अगर हमें लग रहा है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो हमें आगे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो हमें आगे काम कितना करना है ये आउटकम पे डिपेंड करेगा, किस चीज के, कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो है उसका आउटकम क्या है ना. तो हमें आउटकम से पता चलेगा कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है, एक्सटेंड कितना करना है. इन एडिशन, ऑडिट में बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फॉर सम क्लासेस और ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर बिफोर प्लानिंग ऑल रिमेनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. तो हो सकता है हमने कहा स्टेप 1 हम ये करेंगे, स्टेप 2 हम ये करेंगे, लेकिन जब हमें पता चला कि बहुत ज्यादा रिस्क है तो स्टेप 1 को ही पहले बढ़ाएं, तभी हम स्टेप 2 पर जाए. ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में क्या क्या आ रहा है. सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज देखेंगे, प्लानिंग एक्टिविटीज और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और एक डेवलप करेंगे ऑडिट प्लान. अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा. ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं. एमजी एंड कंपनी एक फर्म है ऑडिटर्स की, और having a standing of 30 years is appointed as a statutory auditor of company engaged in manufacturing of defense equipment. तो ये डिफेंस इक्विपमेंट की एक कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसके लिए ऑडिटर है. ड्यू टू ओपनिंग ऑफ डिफेंस सेक्टर बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेट प्लेयर्स इन रिसेंट टाइम्स, मेनी न्यू कंपनीज हैव एंटर्ड. बहुत सारी कंपनी आ गई है भाई. जब भी कोई गवर्नमेंट कहती है किसी नए काम के लिए, तो वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे आ जाते हैं. लेकिन अब डिफेंस इक्विपमेंट बनाना कोई बच्चों का खेल या मजाक तो हो नहीं रहा है. तो कंसिडरिंग टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑपरेशंस, द ऑडिटर रिकॉग्नाइज दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स इन द ऑडिट इज रिक्वायर्ड. अब अगर हम नॉर्मली जाकर करेंगे ना, तो हमें डिफेंस के बारे में कुछ पता ना, उन डिफेंस में जो हमारे इक्विपमेंट है उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम कैसे उसका ऑडिट कर पाएंगे. तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, इन इस फील्ड के एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी. Does consideration for involvement of expert by auditor fall in domain of planning audit? तो क्या हमें एक्सपर्ट लोगों की रिक्वायरमेंट है, कौन से कैसे लोगों की कब रिक्वायरमेंट है, क्या ये भी हमारी ऑडिट प्लानिंग में आता है या नहीं आता है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है. तो कंसिडरिंग फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट बाय ऑडिटर्स फॉल्स विद इन डोमेन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग ही तो है भाई, कौन सा काम करवाना है, कब कराना है, किससे कराना है, ये प्लानिंग ही तो है. While planning an audit, auditors have to consider whether involvement of expert is necessary or not. ये इन्हें ध्यान रखना है. In the stated case, companies involved in technical and complex operation. Therefore, while planning audit, auditor would have to consider whether involvement of expert is necessary. तो ये सारी बातें को ध्यान में रखनी पड़ेंगी. तो ये प्लानिंग का ही पार्ट होगा. कोई क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए देखते हैं. सीए कार्तिक इज प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स. कंसिडरिंग नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, he had planned to include testing of control of the company over purchases, sales and inventories. ठीक है. One fine day, he reaches the corporate office and asks for manuals and required document to ensure surprise element in testing. He had never shared with management his intention to carry out above procedures. Is approach of CA Karthik proper? तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भी सोचा है कि हम कंपनी के बारे में देखेंगे, परचेज सेल और इन्वेंट्री के बारे में, और एक बार ये पहुंच गए सीधा बिना सरप्राइज चेकिंग के लिए एक तरीके से. और इन्होंने मैनेजमेंट को कभी ये नहीं बताया कि मैं जाकर के ऐसे चेक करने वाला हूँ. अब एक बात बताओ, सारा प्रोसीजर अपना रही है मैनेजमेंट, और अगर हम पहले से ही मैनेजमेंट को बता देंगे कि भैया हम आ रहे हैं चेक करने के लिए,
तो ये तो वही बात हो गई कि चोरों से हम कह रहे हैं सायरन बजा करके पुलिस आ रही है, तो वो अपना हिसाब खुद ही कर लेगी। So in this case, CA Karthik has reached the office of company without sharing with management his intention to test the control. The auditor may decide to discuss element of planning with the entity's management to facilitate the conduct and management of audit engagement without compromising effectiveness of audit. यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें उन्हें ये बात बतानी चाहिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ताकि जो जो चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ सके और हम ऑडिट को अच्छे से कर पाए। शेयरिंग डिटेल ऑफ विजिट टू टेस्ट कंट्रोल डज नॉट कॉम्प्रोमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट. It is for better facilitation and conduct of audit. Therefore, approach of CA is not proper. अब यहाँ पर क्या है, देखो हमारी दो बातें होती है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो हमारा ऑडिट होता है ये हमारे किस पर्पस के लिए होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एक व्यू बता पाए कि स्टेटमेंट्स कैसी है, और हमारा पहले से ये सोच नहीं होती है कि यहाँ फ्रॉड चल रहा है। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, हम बाय डिफॉल्ट ऐसा एज्यूम नहीं करते कि फ्रॉड चल रहा है। तो हम लोग ओवरऑल अगर मान लिया इसको हम दूसरे तरीके से कहें कि जैसे मैंने कहा था, अगर चोर है और उसको हम सायरन बजाएंगे तो उसे पता चल जाएगा ना। लेकिन अगर मान लिया हम बाय डिफॉल्ट सोच रहे हैं कि ये चोर नहीं है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है, हमें एक नॉर्मल चेकिंग करनी है, तो उस सिचुएशन में हमें इसी तरीके से जैसे किसी के यहाँ रिलेटिव के हम घर पर जा रहे हैं तो उसको हम ये बताएं कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, सो दैट पता चला वहां पहुंचे और वहां पर वो है ही नहीं, कोई प्रॉपर ऑफिसर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो ही नहीं है वहां पर। तो मतलब एक थोड़ा सा अगर हमारा इसे ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें पहले से ये पता है कि बहुत ही ज्यादा इंटरनल कंट्रोल में इशू है, फ्रॉड होने का बहुत डर है और हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड होगा, उसकी चेकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे और सरप्राइज चेकिंग करेंगे। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल चेकिंग के लिए जा रहे हैं जहां पर पहले से ऐसा नहीं है कोई फ्रॉड है या कुछ है, नॉर्मल हम चेकिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां बताने से ये फायदा होगा कि वो जो बंदा है वो अवेलेबल होगा, वो अरेंजमेंट करेंगे, उनको कहीं और कोई काम है तो वो हमें बता देंगे कि आज बताइए कल आइए, या फिर हमारे लिए प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एंटिटी को बताना चाहिए क्योंकि हम उन्हीं का ऑडिट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखो इससे पहले ये क्या है, टेस्ट योर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 में यहाँ पर हमारे पास स्टैच्यूटरी ऑडिट था। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। स्टैच्यूटरी ऑडिट गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए चल रहा है, गवर्नमेंट का चल रहा है, जहां पर फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वहां पर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो फिर भी ठीक है। यहाँ क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट है आपकी, है ना, और वही कंपनी है जो आपको कह रही है कि आकर हमारा ऑडिट करिए, तो वहां हम अगर उन्हें बता देंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप बिना बताए सरप्राइज करके बिना मैनेजमेंट से बात करके जा रहे हैं, तो यहाँ क्या रखा है कि ये इतना ठीक नहीं है, आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो हमने पहले अलग से बात करी ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में, फिर हमने बात करी ऑडिट प्लानिंग के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करें तो इनका क्या रिलेशनशिप है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या सेट करती है, बहुत बड़े ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच बताती है। जैसे मैंने कहा था मुंबई घूमने जाना है, तो ये एक ओवरऑल अप्रोच हो गई। अब इस अप्रोच को अचीव करने के लिए, ये काम करने के लिए हमें छोटी छोटी और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तो वहां हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो वेरियस ऑडिट प्लान क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं वेरियस मैटर आइडेंटिफाइड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी को सेट करा, फिर उसमें जो जो पॉइंट आए आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हम ऑडिट प्लानिंग करते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। तो स्ट्रेटेजी क्या बताएगी, क्या स्कोप है, क्या टाइमिंग है और क्या डायरेक्शन है, हमें कितने बड़े लेवल पर उसको करना है, कब करना है, पूरा 2 महीने में ऑडिट कंप्लीट करना है, 3 महीने में ऑडिट कंप्लीट करना है, ये हम स्ट्रेटेजी में डिसाइड करेंगे। फिर उन 3 महीने में ऑडिट करना, तो यही प्लानिंग में 3 महीने में ऑडिट कंप्लीट करेंगे। अगर हमने पहले से प्लानिंग ही नहीं, स्ट्रेटेजी ही नहीं बना रखी कि कितने समय में हम ऑडिट कंप्लीट करेंगे, तो प्लानिंग हम 4 महीने की बनाए, 2 महीने की बनाए, ये तो नहीं पता चल पाएगा हमें, है ना। और स्कोप, हमें क्या क्या करना है, प्लानिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि हमें क्या क्या कवर करनी है चीजें।
फिर उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे कौन से बंदे से कौन सा काम कराना है और कब कराना है। ऑडिट प्लान डिस्क्राइब हाउ स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो स्ट्रेटेजी एक ब्रॉडर प्लान है और उस ब्रॉडर प्लान को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान ऑडिट प्लान है। तो स्ट्रेटेजी एक बिगर प्लान है और उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान को ऑडिट प्लान बोला गया। द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल स्ट्रेटेजी दैट इंक्लूड्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of audit procedure to be performed by engagement team member. ठीक है, तो planning of this audit procedure takes place over the course of the audit as the audit plan for the engagement develop. तो हमें पूरा का पूरा अचीव करना है स्ट्रेटेजी और उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, ऑडिट प्लान। ठीक है, तो एक बार हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी पता लगा ली तो ऑडिट प्लान भी हम बना लेंगे अलग अलग आइटम्स को कवर करके। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी और प्लान are not necessarily discrete or sequential process but are closely interrelated कि हम एक से दूसरे में चेंजेस कर सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजी में चेंज होगा तो प्लानिंग में चेंज होगी। ठीक है ना, तो ये बात भी हमें ध्यान रखना। नंबर 4 है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान कौन बनाएगा, किसका काम है ये, क्या है ये, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी भी बनाए और ऑडिट प्लान भी बनाए। ये ऑडिटर ही है जो ये सारे काम करेगा। ठीक है, however as discussed earlier, ऑडिटर में डिस्कस एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद मैनेजमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। वो बातचीत कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, बट ये काम है किसका, ऑडिटर का। ये नहीं कह सकता ऑडिटर मैनेजमेंट से कि आप है ना स्ट्रेटेजी बताओ क्या करना है और प्लानिंग करो, हम उसके हिसाब से ऑडिट करेंगे। नहीं, ये ऑडिट की पूरी स्ट्रेटेजी कौन करेगा, ऑडिटर। प्लानिंग कौन करेगा, ऑडिटर। इलस्ट्रेशन नंबर 2, W, the auditor of SKM Limited, asked its finance and audit head to prepare audit strategy for conducting audit of SKM Limited. तो W है ऑडिटर और वो क्या कह रहा है, फाइनेंस और ऑडिट हेड से कह रहा है कि आप हमारे लिए ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाइए। W also instructed him to draw detailed audit procedures, मतलब प्लानिंग भी करो, स्ट्रेटेजी भी बनाओ, ऐसा उससे कहा जा रहा है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑडिटर, W क्या करा उसने, जो भी फाइनेंशियल हेड ऑफ द कंपनी था उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी और प्रोसीजर को फॉलो कर लिया। बाद में ऑडिटर को लगा कि जो इफेक्टिवनेस है ऑडिट की वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है, क्योंकि उसने खुद प्लानिंग और स्ट्रेटेजी तो करी नहीं, उसने कंपनी के ही बंदे से प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनवाई है, तो उसे लगा कि यार ये कॉम्प्रोमाइज है। क्यों, अब एक बार बताइए, जो कंपनी का बंदा है उसे अपनी कमियों के बारे में पता है, तो जब वो स्ट्रेटेजी और ओवरऑल प्लानिंग बनाएगा तो वो उन कमियों पर फोकस नहीं करवाएगा ना ज्यादा, कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। एंड इट वाज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में ऑडिटर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डब्ल्यू का जो अप्रोच थी वो गलत थी, जो उसने कंपनी के ऑडिटर हेड से बोला कि आप हमारे लिए स्ट्रेटेजी और प्लान बनाइए, तो ये गलत था, इसे खुद ही बनाना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। क्या ऑडिट चलना शुरू हो गया, हमने स्ट्रेटेजी बना ली, प्लानिंग कर ली और प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो क्या हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्या हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने प्लान में जरूरत के हिसाब से, एज ए रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जैसे मैं आपको बता रहा था, हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और हमने क्या करा, बुकिंग करा दी। सपोज हमने फ्लाइट की बुकिंग करा दी कि हम वहां जाएंगे और ऐसे ऐसे घूमेंगे। अब फ्लाइट हमारी तो थी सुबह की, लेकिन किसी वजह से वो क्या हुआ, लेट होते होते शाम को 10 घंटा लेट थी फ्लाइट। तो अब इसके हिसाब से हमें आगे की सारी प्लानिंग को चेंजेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि कहाँ हम सुबह पहुंच रहे थे, अब शाम को या रात को पहुंचेंगे, तो फिर हमारा आज का दिन वहां खत्म हो गया। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा
चेंजेस करना पड़ेगा, जहां जहां आज घूमने जाना था वो ना जा पाएंगे, तो हमें कल को परसों 2-3 दिन में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ऑडिट करते हुए अगर अनएक्सपेक्टेड हुआ है तो चेंजेस या कंडीशन कुछ हुई है, audit evidence obtained from the result of the audit procedure, auditor may need to modify the overall audit strategy and audit plan and thereby the resulting plan nature, timing and extent of further audit procedure based on the revised consideration of assessed risk। मान लिया काम करते हुए मैंने कहीं ऑडिट पर गया, सपोज मैं ऑडिट पर गया हूं और मैंने प्लानिंग करी कि भैया मैं ये काम करूंगा, ऐसे ऐसे चेक करूंगा, और वहां चेकिंग करते हुए मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सोचा था उतना अच्छे से काम नहीं हो रहा है। तो मुझे फिर स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, प्लानिंग भी उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू ऑन डिटेल चेकिंग में कॉन्ट्राडिक्ट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल। मान लिया मैंने टेस्टिंग करते हुए, वैसी सैंपलिंग पे टेस्टिंग करते हुए मैंने कोई एविडेंस कलेक्ट करे और मुझे पता चला कि वहां कुछ गड़बड़ है, तो फिर मैंने डिटेल्ड में चेकिंग करी तो मेरे पास और एविडेंस आ रहे हैं, है ना। तो वो सारे काम हम देख सकते हैं। नंबर 6, प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। देखिए, अगर हम किसी से कहेंगे ये काम कर दो, अपने स्टाफ से, अपने जूनियर से, अपने टीम मेंबर से, चाहे वो सीनियर है या जूनियर है, अगर उसके काम पर एक चेकिंग है, कोई और भी चेक कर रहा है, देख रहा है, तो एक उसके बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो उसको लगेगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सारा का सारा ऐसा नहीं है, जो मैंने बोल दिया वो सब ठीक है, उसको एक बंदा और चेक करेगा, और गलती होगी पकड़ी जाएगी तो बाद में दिक्कत आएगी। एक तो ये कि भाई वो अच्छे से काम करेगा क्योंकि उसे पता उसका काम कोई और चेक करेगा। एक तो ये बात है, काम अच्छे से होगा। गलती तो किसी से भी हो सकती है, अगर कोई बड़ी गलती हो गई है चेकिंग करते हुए पकड़ी गई तो उसे समय रहते हुए हम सुधार लेंगे, पता चला बाद में दिक्कत ना हो, या कोई बंदा अच्छा ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो भी हमें पता चल पाए। तो हमें एक काम करने के बाद देखना तो पड़ेगा ना। जैसे मान लिया हम सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, अभी अभी जो मैंने एग्जांपल बताया, मैंने कहा आप है ना एयर टिकट बुक कर दो, है ना, इस दिन जाना है, इस दिन आपने बुक करा दी, तो मेरी ड्यूटी है मैं एक बार चेक तो करूं टिकट आपने डेट कौन सी है, नाम ठीक है, कब की कराई है। पता चला आपने डेट गलत डाल दी, बुकिंग करा दी, तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा, रिव्यू तो करना पड़ेगा जो भी हो रहा है। तो हम याद रखिए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of the direction and supervision of team member and review of their work very डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चर। तो जो जो टाइमिंग, नेचर और एक्सटेंट है डायरेक्शन का और सुपरविजन का, वो चेंज वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, जब क्योंकि हम उन पर बहुत सारी चीजों के बारे में ध्यान रखते हैं, नेमली साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। हमारा बिजनेस कितना बड़ा है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है, एरिया ऑफ ऑडिट कितना है, असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमैनेजमेंट, अगर हमने असेसमेंट करा रिस्क का कि मटेरियल मिसमैनेजमेंट होने के कितने चांसेस है इस बिजनेस में, जो वेरी हाई आए चांसेस, तो फिर हमें थोड़ा डायरेक्शन सुपरविजन अलग तरीके से करनी है, ज्यादा मेंबर को लगाना पड़ेगा, डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी। द कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें देखो ना कैसे काम कर रहे हैं। सपोज हमारा रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं उनको सही समय पर अच्छा खाना मिल पाए, साफ सफाई हो, माहौल अच्छा हो। अब पता चला आप एक ऐसी जगह पहुंचे हैं रेस्टोरेंट में, वहां टेबल आप बैठे, वो गंदा है, टेबल साफ नहीं, 10 मिनट बैठे कोई साफ करने ही नहीं आ रहा। आपने बोला, है ना, आपने कुछ खाने को मंगाया, कोई चीज अच्छी आई, कोई चीज बुरी आई, तो आपने एक, आपका शेफ था वो चला गया था साउथ इंडियन फूड बनाता था जो, उसकी जगह आपने दूसरा रखा है, और वो जो दूसरा नया बंदा है वो अच्छे से नहीं बना रहा है, तो लोगों रेपुटेशन बनाने में है ना सालों साल लगते हैं, खराब होने में 1 सेकंड लगता है। तो हमें क्या करना है, ये मैं एक एग्जांपल रेस्टोरेंट का बता रहा हूँ, ऐसे हर बिजनेस में हमें अपने एम्प्लॉयज का जो काम कर रहे हैं उस पर चेकिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं।
अगर आप उनको देखेंगे ही नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो यही लिखा है कि आपको सुपरवाइज भी करना है, रिव्यू भी करना है अपनी एंगेजमेंट टीम का, और बिजनेस के हिसाब से उसमें रिव्यू करने के बाद जरूरत पड़ने पे उसमें चेंजेस भी करने। ये बात समझ में आती है आपको? पॉइंट नंबर 7, डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट रखना बहुत जरूरी है। आप जो भी आपका पूरा, इन केस आप फंस जाते हैं, आपके ऊपर कोई केस हो जाता है कि आपने ऑडिट ढंग से नहीं करा, तो यही डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी हेल्प करेगी ये प्रूव करने में कि आपने बहुत अच्छे से इस कंपनी का ऑडिट किया था। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रखा होगा? सबसे पहले तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी। उसके बाद ऑडिट प्लान क्या बनाया था आपने, और उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुई है ना, वो सारे, और उसका रीजन, ये सब भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में रखना पड़ चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें रखेंगे। चलिए आते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट नंबर 3 पे। सीए मैरी है, while planning audit of company feels that the would inquire from in-house legal counsel of the company status of pending litigation matters against the company to identify and assess risk of material misstatements। तो जो जो कंपनी के अगेंस्ट में लिटिगेशन चल रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम इंक्वायर करेंगे। Considering above description, are you able to identify said procedures where these identified procedures are included in planning in accordance with SA 300? तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप अगर ये देख रहे हो लिटिगेशन मैटर्स के बारे में अगेंस्ट द कंपनी, कितना रिस्क है, क्योंकि अगर आप लिटिगेशन से रिलेटेड बहुत सारे मैटर होते हैं तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दीज आर प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था हमने क्या, कि हमें एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा इस बिजनेस में कितना रिस्क है। The objective of planned inquiry in-house legal counsel is to identify and assess risk of material misstatement. Such planned risk statement procedure are included in audit plan in accordance with SA 300। तो ऑडिट प्लानिंग है ही यही, सारी चीजों को कैसे करना है, कब करना है, तो ये उसके अंदर इंक्लूड होगा। सीए शुभेंदु is statutory auditor of social media company due to change in information technology regulation by the government. It has become mandatory for such company to constitute grievance redressal mechanism for user of social media platform. Failure to comply with the regulation can potentially lead to civil and criminal liability against the company. Is above factor to be considered by the auditor while framing audit strategy? तो क्या ये बात ध्यान रखनी चाहिए? देखो बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन लगाई है जो मैंडेटरी है और आपको ध्यान रखना है, तो ये तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो चेंजेस इन लॉ एंड रेगुलेशन अफेक्टिंग द कंपनी इज ए फैक्टर टू बी कंसीडर्ड। बिल्कुल है, जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो लॉ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कंपनी कौन से कानून के दायरे में आ रही है, उन्हें कौन कौन से काम करने हैं, ये स्टार्टिंग में ही हमें पता लगाना पड़ेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हुए। These have been changes in information technology regulation. Non-compliance of same have been implication of civil and criminal liability is such an important matter concerning changes in law and regulation to be considered by auditor while establishing overall audit strategy। तो इसको तो जरूर ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, नाउ नंबर 8 इज ऑडिट प्रोग्राम। An audit program consists of a series of verification procedures to be applied to financial statement and account of a given entity for purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on financial statement। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? बेसिकली आपने क्या करा, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई, फिर प्लानिंग करी कैसे कैसे करेंगे, प्लानिंग से आगे नीचे का और काम क्या, ऑडिट प्रोग्राम। अब आप करेंगे ये काम कैसे करना, तो आपको क्या करना, प्रोसीजर कौन कौन से अपनाने हैं, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, ताकि आप सारी एविडेंस इकट्ठा करके ओपिनियन दे पाए। इन अदर वर्ड, एन ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर इन गिवन सर्कमस्टेंसेस। तो हमें क्या करना है,
अचीव करना ऑडिट ऑब्जेक्टिव, उसके लिए हमें ऑडिट प्लानिंग के हिसाब से जो प्रोसीजर अपनाने हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर 8.1 ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाए। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बिजनेस। हम ये नहीं कर सकते कि एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया और जिस भी ऑडिट पर जा रहे हैं वहां पर ये अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ ऑडिट, है ना। तो उसके ऊपर से हमें हर बिजनेस, हर ऑडिट के लिए सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम सब पर अप्लाई कर देंगे। तो बिजनेस अलग अलग होते हैं नेचर, साइज और कंपोजिशन में। तो हो सकता है एक बिजनेस के पे जो काम करने का तरीका है वो दूसरे पे अप्लाई ना हो, है ना। और हर एक बिजनेस इंटरनल कंट्रोल के मामले में अलग होता है, एफिशिएंसी के मामले में अलग होता है ना। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ द सर्विस टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर आर द अदर फैक्टर दैट वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट। और हमें काम क्या करना है ये भी अलग अलग बिजनेस में अलग है। एक कंपनी हमसे डिटेल में काम करा रही है, एक कंपनी हमें रिव्यू करा रही है। ऑन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस एक ही ऑडिट प्रोग्राम सब बिजनेस के लिए पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम बनेगा हर बिजनेस के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। 8.2 द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। क्या होता है जब हम काम करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो हमें कुछ एक्सपीरियंस आता है, चीजों की जानकारी पता चलती है, तो उसके हिसाब से जो भी हमने प्रोग्राम बना रखा है उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीजें ओरिजिनली हमने नहीं लिखी, अब उसे कवर करें। हो सकता है ऑलरेडी कवर कर रखी है बहुत सारी, उनको कम करें। तो कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइडेड लेकिन अब हमें लग रहा है कि वो रिलेवेंट है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। हम जैसे प्लानिंग कर रहे थे जाने की किसी जगह, और वहां पर हमने सोचा कि वहां बारिश होगी तो हम रेनकोट, अम्ब्रेला वगैरह सब रखे, हमने लिस्ट बनाई। लेकिन जब जाने लग रहे हैं एक दो दिन पहले हमें पता चला वहां कोई बारिश वारिश कुछ नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है, तो हम उन सबको हटा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही हमें बिजनेस में जैसे जैसे ज्यादा डिटेल जानकारी मिलेगी तो हम अननेसेसरली जो पुरानी सोची बात है उन्हें हटाया जा सकता है। द असिस्टेंट एंगेज्ड इन द जॉब शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम। आपको ये नहीं है कि आपको एक प्रोग्राम बना के दिया और आप उस पर स्टिक हो गए, भाई यही करना और कुछ नहीं सोचना हमें, ऐसा नहीं है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, उन प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है तो उसको अपडेट किया जा सकता है। He should be instructed to note and report significant matter coming to the notice to his senior or to partner or proprietor of the firm engaged for doing the audit। तो जब आप प्रोसीजर अपनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, प्रोसीजर अपनाते हुए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई सब ठीक चल रहा है या नहीं, और अगर कुछ सही नहीं है तो उसको चेंजेस भी करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और फिर हमें रिव्यू भी करना पड़ेगा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बना दिया और उसे रिव्यू नहीं कर रहे कि वो सही चल रहा है या नहीं, तो भी गड़बड़ है, तो हमें उसे देखना पड़ेगा, है ना। तो चेंज इन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट मे नॉट बी एडिक्वेटली नोन and consequently audit work may be carried on the basis of obsolete program. For this negligence, the whole audit may be held as a negligibly conducted and the auditor may have to be face legal consequences. मान लिया आपका प्रोग्राम बन गया और आप पुराने इरेलेवेंट ऑब्सोलीट पुराने बेकार प्रोग्राम के हिसाब से पूरा ऑडिट करते चले जा रहे हो, कंपनी के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से जो चेंजेस हैं वो सब आप अपना नहीं रहे, तो आपको बाद में बहुत भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता। तो ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे होंगे तो आपको इंटरनल कंट्रोल की जानकारी होनी चाहिए, कितना इफेक्टिव है वो, कितना एफिशिएंट है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल कंट्रोल किसे कहते हैं, कंपनी खुद अच्छे से कितना काम कर रही है, कितनी गलतियां कर रही है, कितनी गलतियों को शुरू में पकड़ रही है, इसे हम इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। फर्दर ऑडिट नॉर्मली हैज फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग when to perform audit procedures
कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि कोई टाइम की बातचीत ना हो, कुछ सिचुएशन में विद टाइमिंग हमें करना है, तो इन सारी बात का ध्यान रखना है। तो हमें क्या क्या रह गया, हमें एक तो सबसे पहली बात हमें स्कोप देखना है, हमें क्या ऑडिट का काम मिला है और कितना करना, अपने स्कोप से बाहर ना जाए ना। सपोज हमने ये डिसाइड किया है कि भाई हमें जो काम मिला है हमें उतना ही करना है। सपोज अ, हमें ये बोला गया कि भाई आपको इस वाली ब्रांच का ऑडिट करना है, तो आप ये थोड़ी ना करेंगे दूसरी ब्रांच के बारे में भी चेकिंग करना शुरू कर देंगे। स्कोप तो आपका है ही नहीं वो, तो स्कोप के अंदर ही रहना है हमें, और हमें एक रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम भी बनाना है, ठीक है। और हमें क्या इकट्ठे करने हैं, एविडेंस। एविडेंस कहाँ से इकट्ठे होंगे, ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स अपनाकर हम एविडेंस इकट्ठे करेंगे। अब एविडेंस हमें देखने हैं कि एविडेंस जो रीजनेबली अवेलेबल हो, और उस अवेलेबिलिटी टाइमिंग नेचर के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से जो हमें लगे रीजनेबल एविडेंस है, बेस्ट एविडेंस है, वो सब हमें इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अप्लाई ओनली दोज स्टेप विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस। तो हमें क्या करना है, यूजफुल स्टेप्स लगाने हैं वेरीफाई चीजों को करने के लिए, एविडेंस सही है या नहीं। गलत एविडेंस लेकर के देखा ही नहीं, एविडेंस लिया देखा ही नहीं, चेक ही नहीं कर रहा, बाद में पता चला दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू अप्लाई टू रिलेटेड आइटम्स, ये सारी चीजें हमें करनी। ऑडिट प्रोग्राम किस लिए बनाते हैं हम, टू गेट ऑडिट एविडेंस बाय अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, है ना। तो एविडेंस ही है जो हमें बचा सकता है इन केस ऑफ फ्यूचर कंट्रोवर्सी और टेंशन। अगर कोई भी बाद में फ्यूचर में मान लिया क्लाइंट को कोई दिक्कत आ गई, तो वो सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ेगा, वो कहेगा कि इन्होंने ही ऑडिट ढंग से नहीं करा। पता चला या गवर्नमेंट है, कुछ उन्हें गड़बड़ घोटाला मिला, गवर्नमेंट हमारे ऊपर केस कर देगी ऑडिटर के ऊपर कि तुमने ढंग से काम नहीं करा या तुम भी इन्वॉल्व थे। तो अगर हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, और सारी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम सब कुछ होगा और सारा एविडेंस होंगे, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हमने अपने तरीके से बहुत अच्छे से काम किया था, और हमारा काम फ्रॉड को ढूंढना नहीं होता। अब किसी ने फ्रॉड करा तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, हमने काम अपना अच्छे से करा। तो एविडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी मदद से हम ओपिनियन निकालते हैं अपने ऑडिट का। तो ऑडिट प्रोग्राम हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हम प्रोसीजर लगाएं, टेक्निक लगाएं कि हमें बेस्ट अवेलेबल एविडेंस कम कॉस्ट पे मिल जाए। एन ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ फील्ड। और अगर मान लिया दो तीन जगह से हमारे पास एक ही टाइप का एविडेंस ला सकते हैं, तो हमें क्रॉस चेकिंग करने के लिए एक से ज्यादा जगह से देखना चाहिए, ताकि हम क्रॉस चेक कर पाए कि वो ठीक है या नहीं। तो इसके लिए क्या है, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, जो हमें एविडेंस मिला उसको चेक करिए ठीक है या फेक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया एक हम चेकिंग कर रहे थे तो पता चला टीवी है 1,50,000 रुपए का। तो हमने पहले तो डॉक्यूमेंट देखा, इन्हीं के नाम पर बिल है या नहीं, जिसने भेजा हुआ बेचा है वो सब ठीक है या नहीं, जीएसटी नंबर ये सब चेक करा। तो जाकर टीवी भी देख लो ना कहाँ है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लो, देख लो ना टीवी कहाँ रखा हुआ है ना। और टीवी देखने के बाद डॉक्यूमेंट से मैच हो रहा है या नहीं, पता चला टीवी सोनी का है और हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है इनवॉइस एलजी का आया हुआ है, तो ये भी तो चीजें चेक कर लो। स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल एंड एम्प्लॉइज, उनसे पूछ लो, बातचीत कर लो। किसी एम्प्लॉइज, मान लिया आपको टीवी नहीं दिख रहा, कोई कह रहा है कि वो तो ठीक होने गया है, खराब हो गया है,
तो आप एम्प्लॉय से पूछो, हाँ भाई ये टीवी था यहाँ, देखते हो आप कौन सा है, कौन सी कंपनी का क्या है, वो कहेगा हो सकता है क्या है यहाँ तो कोई टीवी है ही नहीं, पता चला उसने टीवी खरीद के अपने घर पे लगा रखा है, बिल यहाँ लगा रखा है। तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, थर्ड पार्टी से हम उससे बात कर रहे हैं फोन करके, हाँ भैया क्या है, कितने का टीवी है, कहाँ से अप्लाई, कहाँ तुमने भेजा था। तो कैलकुलेशन देखें, जो इनवॉइस है उसमें सब कैलकुलेशन ठीक है या नहीं, बिल सही बना हुआ है या नहीं। मार्केट वैल्यू देखें, जो इनवॉइस आया हुआ है गूगल पे सर्च कर लो, अमेजोन पे देख लो ये टीवी कितने का है, 1,50,000 का इनवॉइस है, तो क्या 1,50,000 का ही है या नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक तो हर चीज में हमें देखने ही देखने हैं, है ना। अकाउंटिंग डाटा, इंटर रिलेशनशिप आपस में, सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स और माइनर्स। अब देखो जब भी कोई डिसीजन होता है तो उसके लिए हमारी मीटिंग्स होती है ना, रिकॉर्डिंग होती है सब चीजों की, तो वो सारे भी हमें चेकिंग करनी है। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है उसके कलेक्ट करने के लिए और चेक करने के लिए, ठीक है, नहीं बहुत सारी चीजें, क्योंकि कोई बड़ा डिसीजन हुआ तो मीटिंग हुई होगी, मिनट्स बने होंगे, उन सब में हम देख ले कि क्या क्या डिसीजन है, कौन कौन क्या क्या बोल रहा था। कोई सामान आया है तो उसको रूल होता है उनका, मेमोरेंडम वगैरह रिकॉर्ड्स क्यों है कि वहीं कई बार होता है हम कोई चीज खरीद रहे हैं, 2-3 लोगों से कोटेशन मांगे, कहाँ से सस्ता और बढ़िया सामान है वहां से मंगाए, तो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम के फायदे नुकसान क्या है, कोई भी प्रोग्राम होता है प्रोसीजर बता रखे हैं कैसे क्यों काम करना है, तो उसके फायदे हैं, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि ये काम ऐसे करना है। नुकसान ये है कि हम अपनी है ना अपने दिमाग से काम ज्यादा नहीं करते, फिर अपने हिसाब से नहीं उसके हिसाब से ही चलते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हमारी। तो फायदे क्या है कि हमें एक असिस्टेंट मिल जाएगी कैसे ऑडिट करना है, कौन कौन से काम हमें करने, परफॉर्मेंस, कौन कौन से लोगों से काम कराना है, क्योंकि हमें पता चल गया कौन कौन से प्रोसीजर अपनाने हैं, तो कौन कौन से लोगों से काम कराना है ना। और ऐसी जरूरी चीजें जिसे हम ओवरलुक नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, उन सबको कवर करेंगे, है ना। असिस्टेंट से कहेंगे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये काम आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, है ना। द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस ऑडिट इन हैंड बाय एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम को देख के ही हम पूरे ऑडिट पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो हेड है, एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल है, वो देख सकता है ये काम ऐसे ऐसे हो रहा है, इससे हो रहा है, वो इधर से बंदे को उधर शिफ्ट कर सकता है। ये सर्व एज ए गाइड फॉर ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन सक्सीडिंग ईयर, अगले साल के लिए भी हेल्प कर सकता है हमें, है ना। ऑडिट एविडेंस पे भी काम करेगा ये, अगर नेग्लिजेंस के लिए हमारे अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया गया है तो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, मैकेनिकल काम हो गया भैया, ये ऐसे 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 ही करो, है ना। और रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, कई बार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। इनसफिशिएंट असिस्टेंट में टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, किसी ने अच्छे से काम नहीं करा और हमने कहा ये काम सही क्यों नहीं हुआ, वो कहेगा जो आपने काम नहीं तो वही करा और हमने कुछ करा ही नहीं क्योंकि आपने कहा था ऐसे ही कर लो, है ना। A hard and fast audit program may kill the initiative of efficient and enterprising assistant। वो ये है कि वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, बस वो प्रोग्राम के हिसाब से काम करें। केस स्टडी की बात करते हैं। रोहित एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा था, इज पार्ट ऑफ एन एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ कंपनी engaged in manufacturing of paints। He has been provided with audit program pertaining to sales. It lists out various items to be checked and verified by him, including invoice, rate list, posting in debtors account, correction of invoice with e-way bills on sample basis, etc. तो इन्हें सेल का सारा डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, तो क्या क्या माल कितने का बेचा, इनवॉइस को चेक करेगा, रेट के हिसाब से सही बेचा या नहीं, उधार माल बेचा तो डेटर के अकाउंट में लिखा है या नहीं, और ई वे बिल सब चेक करना है टेस्टिंग बेसिस पे, सैंपल बेसिस पे। ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन उसने नोटिस किया कि बहुत सारे ई वे बिल कैंसिल हुए विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन इन मंथ ऑफ मार्च। अब नहीं ये कह रहा है ये क्या बात है, ई वे बिल बनता है कैंसिल होता है, बनता है कैंसिल होता है, ये नोटिस उसने किया है। देयर इज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन ऑडिट प्रोग्राम इन दिस रिगार्ड।
ऑडिट प्रोग्राम में इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, और उसने देखा कि ये है, तो उसने क्या करा, उसने कहा छोड़ो ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, एक अच्छी बात माइंड में आया, मान लिया आप डॉक्टर है और एक मरीज आया और उसने कहा मेरे पैर में दर्द हो रही है, और आप उसका कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, तो आपको लगा कि उसके हार्ट में दिक्कत है ना, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए या कुछ है, तो आप कहेंगे छोड़ो इन सबको, अरे ये तो पैर के दर्द की बात कर रहा है, हम तो पैर के दर्द की बात करते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। हमें पता है कि वो समस्या है, इससे बड़ी हो सकती है, उसकी वजह से और दिक्कतें आ सकती है, तो हम उसे इग्नोर तक कर देंगे क्या? नहीं ना। तो कई बार होता है ना, डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट किसी और चीज के लिए, और टेस्टिंग में कोई और चीज निकलती है, तो उसको उसका इलाज भी कराना पड़ जाता है, छोड़ कैसे देंगे उसको? तो हमारे पास क्या था, एक्सट्रैक्ट ऑफ सैंपल ऑडिट प्रोग्राम क्या है, निकाला कि हमारे को फाइन इंडस्ट्री का ऑडिट करें 21-22 का, जो है प्रिपेयर करा पी ने, रिव्यू करा क्यू, अप्रूव करा आर, और उसमें लिखा हुआ है कि वाउच फ्यू सेल्स इनवॉइस फ्रॉम कॉपी अवेलेबल इन रिकॉर्ड ऑफ कंसर्न, तो उसमें बता रखा है क्या क्या किस तरीके से चेक करा है, कितना चेक करना है, सैंपल प्रेस दिस इनवॉइस इनटू द अकाउंट बुक्स, वेरीफाई फ्यू इनवॉइस विद ई-वे बिल्स generated on e-way bill portal, place few sales invoice into stock record to ensure that sale quantity have been reduced from the stock। पता चला इनवॉइस बना दिया, माल अभी स्टॉक में दिखाई दे रहा है। और प्रेस ऑल्सो फ्यू सेल इनवॉइस इनटू अकाउंट ऑफ बायर्स, बायर की बुक्स में भी तो आनी चाहिए, हमने किसी को बेचा है, हमने एंट्री बनाई है, तो वो एंट्री बायर भी तो बनाएगा, तो उसके रिकॉर्ड में भी चेक कर लो, ये सब हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें अच्छे से सारी डिटेल करनी है, और अगर हमें कोई भी चीज पता चलता है कुछ भी काम करते हुए, तो उसको हमें और इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको एक्सटेंड करना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, केवल ये नहीं कि हमने जो देखा बस उसी के हिसाब से चलना है। आपको ये बताना है कि हमें उसके उसकी अहमियत के हिसाब से, मेटेरियलिटी के हिसाब से, कहीं हमारा ओपिनियन गलत ना हो, क्या रीजन है, क्या बातें हैं, सारी बात आपको पता लगानी चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट, अगर आप किसी चीज पर आते हैं। ठीक है, केस स्टडी की बात करते हैं, और केस स्टडी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोर एंड एसोसिएट्स एक सोल प्रोप्राइटर है, सिमरन कौर is offered appointment as auditor of a company engaged in manufacturing of automobile components for the first time। तो आपसे कहा जा रहा है आप ऑडिट करिए इस कंपनी का, और ये क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, और आपसे पहली बार ये कह रहे हैं ये काम करने को। शी इज फैक्ट चेकिंग अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड की मैनेजरियल पर्सन। उसका पर्पस क्या है, ये चेक करना कि लोग सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं बड़े लेवल पर गड़बड़ चल रही है। मैटर्स सच एज कंपिटेंस ऑफ स्टाफ टू परफॉर्म द एंगेजमेंट और ऑल्सो कंसिडर्ड बाय हर, द अपॉइंटमेंट इज सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड बाय हर। ठीक है, तो कोर एंड एसोसिएट क्या है, सिमरन कौर सोल प्रोप्राइटर है इस फर्म की, और उसको ऑडिटर की तरह रखा गया है, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जो है मेनली काम क्या है, प्रमोटर्स वगैरह और मैनेजरल पर्सन के बारे में देखना है। ठीक है, मैटर सच है कंपिटेंस और स्टाफ वगैरह भी देख लेगी, वो कह रही है, अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, शी इज ऑल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ कंपनी, requirement of schedule third, and expected time by which audit has to be completed keeping in view statutory requirements। तो सारी बातों का वो ध्यान रख रही है। इनिशियली उसने क्या सोचा, इट इज प्रॉपर टू इंक्वायर की एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इन प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्लान फॉर द सेम। She has also planned to visit 3 plants of the company। The purpose of planned inquiry and visit to identify the assessed risk of material misstatement। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, बिजनेस के बारे में जानते हैं, क्या बिजनेस है, कैसे काम करता है ना, कौन से एनवायरनमेंट में बिजनेस है,
और रिस्क असेसमेंट होता है ना कि हमारा मिस स्टेटमेंट ना हो जाए। A detailed set of instruction has been prepared by her office and it has been handed over to assistant in engagement team. तो उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन लेकर के अपनी असिस्टेंट को दे दिया। These set of instruction include details of extent of checking, कितना चेकिंग करना है, क्या प्रोसीजर अपनाने हैं, है ना, टू बी परफॉर्म रिगार्डिंग परचेजेस, सेल आइटम ऑफ इनकम, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें कैसे चेकिंग करनी है, ये सारा इन्होंने प्रोग्राम बना लिया। During the course of execution of above set of instruction, it has been brought to her notice that companies also producing substantial quantity of scrap generated during manufacturing process. However, no instruction have been given to engage team in this regard. अब देखो, अगर सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप जनरेट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उसे कैसे आप बेच रहे हैं, उसका क्या यूज कर रहे हैं, क्या उस बाय प्रोडक्ट से कुछ और बनाया जा सकता है, क्योंकि सब्सटेंशियल अमाउंट आ रही है। लेकिन इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन इन्होंने नहीं दिए। बेस्ड ऑन द अबव, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑडिटर इज फैक्ट चेकिंग अबाउट promoters and key personnel. She is also considering competence of staff to perform. What is she trying to do? मतलब हमें बोला गया प्रमोटर की मैनेजरियल पर्सन का चेकिंग करो वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो ये कह रही है मैं उनके स्टाफ की कंपिटेंस भी देखूंगी कि स्टाफ कैसा है, वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं, जबकि इनसे स्टाफ के लिए तो बोला नहीं गया। लेकिन आप एक बताओ, कोई भी मैनेजमेंट, कोई की मैनेजरियल पर्सन है, प्रमोटर्स है, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका स्टाफ भी तो बहुत अच्छे से काम करेगा ना। अगर स्टाफ ही अच्छा काम नहीं कर रहा तो उनके काम में कुछ गड़बड़ है। तो इन्होंने कहा है क्या ये क्या करना चाह रही है, तो शी इज एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, शी इज कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, शी इज डिजाइनिंग ऑडिट प्लान, शी इज चेकिंग फॉर कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। तो वो क्या करना चाह रही है कि ये देखकर कि मैं ये देखूं कि भाई ढंग से काम हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए वो क्या करना चाह रही है। तो इसमें बोला गया है कि शी इज कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। भाई हमने अगर स्टाफ को चेक करा और देखा कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं, तो इसका मतलब वो भी मैनेजमेंट के प्रमोटर्स वो भी थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम अपना जो काम है उसको हम थोड़ा सा पहले से थोड़ा चेकिंग कर रहे हैं कि सही से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है considering of number and location of branches, requirement of financial reporting framework and expected time of completion are relevant factors primarily for which of the following, कि हम लोकेशन ब्रांचेस को देखें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टाइम कब तक हमें उसे कंप्लीट करके दिखाना है। तो ये क्या है, डेवलपिंग ऑफ ऑडिट प्लान, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, डिजाइनिंग ऑडिट प्रोग्राम, या डिजाइनिंग रिस्क प्रोसीजर्स। क्या है ये चीज आपके हिसाब से, क्या है ये? डेवलपिंग ऑडिट प्लान बना रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कौन कौन सी ब्रांचेस पे जाएं, क्या क्या काम करें, या हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, या हम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, या हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं। देखो सबसे पहले होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फिर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, फिर प्रोसीजर करते हैं। तो हम कौन कौन से ब्रांच में क्या क्या ऑडिट करेंगे, तो ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग का काम है। स्ट्रेटेजी बनाते हुए, स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे हैं कि कौन कौन से ऑडिट में हम जाएंगे, कितनी ब्रांचेस को करेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी है स्टार्टिंग लेवल की, है ना। नेक्स्ट वन इज टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इंक्वायरी एंड विजिट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम लोग planned inquiry and visit fall in area of audit strategy। हमने पहले से सोच रखा है कि हम कैसे कैसे इंक्वायरी करेंगे और कैसे कैसे हम विजिट करेंगे, कहाँ विजिट करेंगे। दूसरा है ये इन्होंने क्या हुआ, ये कई बार हम जब एमसीक्यू बनाते हैं ना,
तो एमसीक्यू बनाते हुए क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली लेने लग जाता है पुराने वाले पार्ट। तो यहाँ तक तो सही चल रहा था, एबीसीडी, यहाँ इसके बाद ये कवर हो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एबीसीडी है एक्चुअल, वो पीछे से है ना अपने आप पकड़ना शुरू कर दिया उसने। तो टेकन इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इंक्वायरी एंड विजिट, which of the following statement is true? कि प्लांट इंक्वायरी एंड विजिट ऑडिट स्ट्रेटेजी में आता है। प्लांट इंक्वायरी एंड विजिट अ प्लांट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर and fall in field of audit plan. The said description is not related to audit planning. Planned inquiry and visit fall in the scope of the audit program. तो देखो अब क्या है, ये चीजें टेकन इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान्ड इंक्वायरी। देखो हमारा पिछला वाला पॉइंट था कि कौन कौन सी ब्रांचेस में जाएं, कौन सी लोकेशन पर जाएं, ये हमने पहले सोचा होगा स्ट्रेटेजी बनाते हुए। अब वहां पर जाकर क्या है, टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट की अब ये आगे का काम हो रहा है ना। तो प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट अ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉल इन द फील्ड ऑफ द ऑडिट प्लान। ये ऑडिट स्ट्रेटेजी तो है कि कौन कौन सी जगह जाएंगे और वहां जाकर के फिर हम और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान्ड इंक्वायरी, कैसे हम इंक्वायरी करेंगे, कैसे विजिट करेंगे, तो प्लानिंग में आता है, तो वो हमारे पास आगे बता रखा है। फोर्थ पॉइंट हमें बता रखा है, व्हाट इज द डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू असिस्टेंट इन एंगेजमेंट टीम। जब एंगेजमेंट टीम को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कहाँ देते हैं, प्रोग्राम में, कि ऑडिट एविडेंस कैसे इकट्ठे करें, प्लानिंग को कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज द इशू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप has been overlooked in detailed set of instruction given. What should be proper course of action by CA सिमरन को। तो इन्हें क्या करना चाहिए, she should ignore the information, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ऑडिट प्लान स्टार्ट हो चुका है तो हमें इग्नोर करना चाहिए इसको। क्या ये बात सही है, नहीं। दूसरा, she should modify earlier set of instruction, ये बात तो सही लग रही है। थर्ड है, she should leave the matter to wisdom of engagement team, ये तो गलत बात हो गई। she should put the ball in the court of management, कि उन्होंने हमें नहीं कहा तो हमने देखा ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा क्या है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें ऐसा थोड़ी ना कि हम उसे देखेंगे नहीं, हमें उन्हें देखना तो है ही। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम लोग इस सबको करेंगे। तो मेनली इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिला कि जब भी कोई ऑडिट हमारे सामने आता है तो हमें क्या करना है, ऑडिट एंगेजमेंट से पहले हमें कुछ काम करने हैं। हमें ये देखना है कि हम उसे एक्सेप्ट करें या नहीं, फिर हमें रिस्क असेसमेंट करना है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनानी है ना, प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के बाद हमें प्रोसीजर्स बना अपनाने हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर था जो ऑडिट के बारे में हमें बता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 में आएंगे।